देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अखिलेश यादव ने आज फिर कहा कि यूपी में रेप की घटनाएं उतनी नहीं हो रही जितना कि मीडिया दिखा रहा है। यूपी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। वहीं अखिलेश के एक मंत्री का बेशर्म बयान भी आया है कि ऐसी घटनाएं आम बात हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इस बार बदायूं कांड जैसी खौफनाक तस्वीर देवरिया में देखकर देश दंग है। पिछले 24 घंटे के दरमियान लखनऊ, इलाहाबाद, अमेठी, देवरिया, मुजफ्फरनगर और भी तमाम शहरों में गैंगरेप और हत्या जैसी घटनाओं से सहम गई है यूपी की जनता। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूपी में अब क्यों रहे अखिलेश की सरकार? यूपी की जनता आखिर क्यों बर्दाश्त करे अखिलेश का जंगल राज? ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की। अमेठी, संभल, इलाहाबाद, लखनऊ, मुजफ्फरनगर और ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है। ये तो सिर्फ बानगी भर है। यूपी का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां से हर रोज इस तरह की खबरें नहीं आ रही हों। देवरिया में तो पेड़ से लटकी पति पत्नी की लाश ने और ज्यादा हैरान कर दिया है। यूपी में फिर महिलाओं पर ताबड़तोड़ अत्याचार हो रहे हैं और जले पर नमक छिड़कने का काम अखिलेश यादव और उनकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं। उनके एक मंत्री का कहना है कि इस तरह की घटनाएं आम बात हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। तो अखिलेश यादव उल्टा मीडिया को ही डांट पिला रहे हैं, ये कहते हुए कि दरअसल और भी राज्यों में तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, फिर उत्तर प्रदेश की ही खबरें बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखाई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश सरकार की नजर में नहीं आ रही या फिर नजर आने पर भी यूपी खबरें बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखाई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश सरकार की नजर में नहीं आ रही या फिर नजर आने पर भी यूपी की सरकार खामोश है। और सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश के जंगलराज को बर्दाश्त क्यों करे और उनके बड़बोले मंत्रियों के बयान क्यों बर्दाश्त करे। ये 6 अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से सटे नोएडा में भी अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रही हैं लड़कियां, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में रेप का मामला सामने आया है। और अब नोएडा चूंकि उत्तर प्रदेश का ही एक बड़ा शहर, वहां की लड़कियों ने किस तरह से अपने डर को बयां किया है कैमरे के सामने, सुनिए। अच्छी समझिए जिस तरीके से दिल्ली में और एनसीआर में कोई लड़की सुरक्षित नहीं है। नई पॉलिसी लेके आ रही है। कुछ पॉलिसी से कुछ नहीं होगा, अपने आप को खुद को सुधार करना चाहिए। हम चाहते हैं कि लड़के खुद को सुधारे। हमें बोलने से पहले लड़कों को बोला जाए कि वो जो गलत काम कर रहे हैं उनको रोका जाए, हमें रोकने से पहले। सेफ्टी कहीं नहीं है, सेफ्टी कहीं नहीं है। सेफ्टी सिर्फ अपने आप है, जितना आप अपने आप को सेफ कर सकते हो वही सेफ्टी है। नहीं, दिल्ली एनसीआर इज मोर सेफर देन यूपी के साइड से जो भी केसेस सुनने रोज को रोज मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग दिल्ली एनसीआर बेटर है। बिल्कुल नहीं अभी सुरक्षित, क्योंकि आजकल जो ऐसे हो रहे हैं रेप केस, ये चीज इसके लिए तो बिल्कुल नहीं है दिल्ली सुरक्षित। बिल्कुल डर लगता है कि शाम हो गया, घर पहुंचना है, जल्दी घर पे वेट कर रहे हैं सब कि लेट हो जाएगा तो पता नहीं आगे चल के कैसा क्या माहौल। मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में सेफ है, बिल्कुल भी नहीं सेफ, तो बिल्कुल भी नहीं है। गाजियाबाद भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बिल्कुल सुरक्षा महसूस नहीं करते हैं। यहाँ पे हम निकलने से पहले सोचते हैं कि सोचना पड़ता है कि हम निकले या ना निकले। शाम के समय बिल्कुल सेफ्टी नहीं होती। तो हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि भैया 9 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो, इनफैक्ट 7 बजे के बाद ही कहते हैं। तो आपको पता है, और फिर जो हमारी सरकार है वो कोई स्टेप्स ही नहीं ले रही है। उन्हें बहुत स्टेप्स लेने चाहिए, इसलिए क्योंकि लड़कियां कहीं पे भी सेफ नहीं है और इसी कारण कुछ भी हो सकता है लड़कियों को। उन्हें स्टेप्स लेने चाहिए ताकि लड़कियां सेफली घर से बाहर निकल सके। बिल्कुल सुरक्षित फील नहीं करते एंड हमेशा डर रहता है कि सेफ्टी एंड फोन साथ में होता है कि मम्मी को कॉल कर दें एंड मम्मी भी डरती हैं एंड पास में ट्यूशन ढूंढते हैं कि ज्यादा दूर ना हो। पेरेंट्स के मन में डर रहता है अकेले भेजते हुए बाहर, रात को 7 बजे के बाद बाहर अकेले भेजते हुए डर रहता है कि अकेले कैसे जाएंगे, और इसलिए नोएडा और गाजियाबाद की लड़कियों की आपने बातें सुनी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि यूपी की जनता आखिर अखिलेश सरकार को बर्दाश्त क्यों करे, क्योंकि जंगल राज समूचे यूपी में इस वक्त कायम हो चुका है। इसी पर बड़ी बहस की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूं। कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव त्यागी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ शिबा असलम फहमी जुड़ चुकी हैं, जो कि
मिशन मैगजीन की एडिटर हैं। इसके अलावा बहुत जल्द हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो जुड़ेंगे और डॉक्टर अनिल जैन बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले शिवा आपसे ही ये सवाल, अखिलेश यादव का कहना है कि मीडिया बार बार उत्तर प्रदेश की खबरों को तवज्जो दे रहा है, लेकिन क्या ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं? उत्तर प्रदेश का कोई भी एक जिला नहीं बचा होगा जहां पर इस तरह की घटनाएं नहीं हो जब से यूपी में अखिलेश की सरकार आई है। उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार को क्यों बर्दाश्त करे? ये बात सही है कि ताज्जुब इस बात पर हो रहा है कि वो अपनी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, वो करें, वो मीडिया को आरोप भी लगाएं, लेकिन एक भी कोई ऐसा कड़ा बयान उन्होंने प्रशासन को और अपराधियों को नहीं दिया है जिससे ये लगे कि वो अपराधियों से भी कुछ कहना चाह रहे हैं या प्रशासन से भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जीरो टॉलरेंस के मामले होंगे और इसमें किसी भी तरह की भूल चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जो उनका इस समय मीडिया का वो इस्तेमाल अपराधियों के मन में भय पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। वो प्रशासन को जो चार चौबंद करने के लिए जिस तरह का मीडिया का इस्तेमाल वो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं। मीडिया को दुश्मन बांध करके उनका कुछ भी काम हल नहीं होने वाला है। उनको ये समझना चाहिए कि मीडिया को वो इस्तेमाल भी कर सकते थे एक कड़ा मैसेज देने के लिए, जो उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल, राजीव त्यागी के पास हम चलेंगे। शिवा ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव जो तर्क अपने बचाव में दे रहे हैं कि क्या उसे उत्तर प्रदेश की जनता मान लेगी। लेकिन इस तरह जो मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं उसने यूपी सरकार पर सवाल खड़े करके रख दिए हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें बर्दाश्त क्यों करे, क्योंकि समूचे राज्य में जंगल राज कायम है। ये रिपोर्ट देखिए। ये बंदायू नहीं देवरिया है। गौर से देखिए पिपरा गांव की दिल दहलाने वाली तस्वीर। इस बार पेड़ पर झूलती ये दो लाशें पति पत्नी की हैं, जो इसी 1 मई को बड़े अरमान से विवाह के पवित्र रिश्ते में बंधे थे। सुनिए इनके साथ जुर्म के खौफनाक दास्तान क्यों लिखी गई। जब बारात आये लाला जब रही जिनको मर्द रहना तब अच्छा से रही आ गए ना तो 3 दिन भल गए तो लगली अथी करे से भागे फिरे उनको मर्द रहना तो भागत राती के से दिने में। उनके ससुराल वाले बुलाए थे क्या? मंगलवार के गए ना 10 से 11 बजे। तो गांव में पूरा हल्ला हो गया था कि कोई लाश लटकी हुई है। वहाँ पेड़ पे हम लोग आए तो देखे यहाँ लाश लटकी हुई थी। फिर बाद में पुलिस आई, छानबीन करके वो लोग अपना लाश लेके गए। ये देवरिया में मिला है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और उस पर वहाँ पर मौके पे एसपी गए थे, उन्होंने देख लिया है, उसको वर्कआउट कर रहे हैं कि है क्या मामला। उत्तर प्रदेश के डीजीपी देवरिया कांड का जल्द खुलासा करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यूपी पुलिस के इकबाल का है, जिसे कभी बंदायू तो कभी देवरिया में मारकर लटका दिया जाता है और ये शर्मनाक सिलसिला पूरे प्रदेश में बदस्तूर जारी है। अमेठी में एक महिला को दबंगों ने इसलिए हवस का शिकार बनाया क्योंकि उसका पारिवारिक रिश्ता पूर्वा गांव की एक दलित महिला से था। क्या हुआ है आपके साथ? अब हम अपने हस्बैंड का फोन आया था इनके मोबाइल पे, तो इन्होंने अपने लड़का का भेजा कि तुम्हारे हस्बैंड का फोन आया आके सुन लो। तो साहब हम वहाँ से आए फोन सुनने के लिए और ये चारों लोग हमको बस पकड़ लिया, पकड़ के मारने लगे। मारने के बाद कमरे में ले गए, मेरी बेइज्जती की। इलाहाबाद में ये महिला प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अपने घायल पति का इलाज कराने आई थी, लेकिन यहाँ डॉक्टर ने ही ड्रेसिंग रूम में उसके साथ बलात्कार किया। थाना मांडा क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना है जिसमें एक महिला है जिन्होंने जो सीएचसी के डॉक्टर हैं उनके ऊपर आरोप लगाया है दुराचार का। इसमें भी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। नियमानुसार महिला का मेडिकल और 164 के बयान कराए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने पहले तो 7वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को घर से अगवा किया, फिर उसके साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। घर में से उठा कर ले गया, हाथ पकड़ कर। किसने किया? पंकज ने। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने औचक दौरों का ऐलान करने के बाद श्रावस्ती में जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे सूबे में अपराध कम होगा? हकीकत ये है कि अखिलेश यादव गुंडों में, बदमाशों में, बलात्कारियों में नहीं, अधिकारियों में डर पैदा कर रहे हैं, तो अधिकारी जनता में। कानपुर में जब अधिकारियों को पता चला कि मुख्यमंत्री साहब दौरे पर आने वाले हैं,
तो लोगों को अखिलेश के निकल जाने तक घरों में कैद रहने का हुक्म सुना दिया गया। क्या अपने ही घर में आपको नजरबंद कर दिया गया? हाँ, उन्होंने ये कहा कि बिना परमिशन बाहर कोई ना निकले। किसने किया और क्यों? अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है। घर में ही मतलब किसी पुलिस से ही लोगों ने मतलब इस तरीके से। अब अखिलेश यादव से सवाल ये है कि रूह कपा देने वाली इन खबरों को मीडिया कैसे नजरअंदाज कर दे और कैसे जनता आपके मुखिया के और आपकी सेना के मंत्रियों के बेतुके बयान बर्दाश्त कर ले। उत्तर प्रदेश बहुत तमाम प्रदेश से बड़ा है। ऐसे में कुछ फितरी बातें हैं, नेचुरल बातें हैं, कुछ घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी सब जगह में भी रेप होते हैं। आपको लगता है उनका सब बोलना चाहिए? आपका तो काम है अपना कीजिए, मेरा काम अपना कर रहा हूँ, आज नहीं बोलूंगा। हमारी पार्टी इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड लाइक लेट मी टेल यू अगेन कि हमारे जैसे हम लोग बहुत चाहते हैं कि जो कल्प्रिट को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इसकी तरफ हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री साहब, ये आपकी कमी है कि आप कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने में फेल हुए और जब आप फेल हैं तो विरोधी हमले बोलेंगे ही। ये राज्य अघोर अराजकता और महिलाओं के प्रति भयावह बर्ताव का आदी हो चुका है और भयावना बर्ताव करने वाले लोगों को संरक्षण देने वाला ये विश्व का पहला राज्य होगा जिसमें कि सत्ताधारी दल के लोग स्वयं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परिवार के लोग बलात्कारियों के पक्ष में हैं। हकीकत यही है कि यूपी में हर 24 घंटे में बलात्कार की 10 घटनाएं सामने आ रही हैं। यूपी का शायद ही कोई शहर, कोई कोना ऐसा होगा जहां औरतें, लड़कियां खुद को महफूज महसूस कर रही होंगी। ऐसे में अखिलेश जी, सवाल बड़ा ये है कि आखिर यूपी में अब क्यों रहे आपकी सरकार? जनता क्यों बर्दाश्त करे आपका जंगल राज? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अखिलेश सरकार को क्या बने रहने का हक है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हर रोज तकरीबन 10 मामले रेप के सामने आते हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की ओर से उसके बाद बेतुका बयान सामने आ जाता है। हमारी चर्चा लगातार जारी है। इन सबके बीच डॉक्टर अनिल जैन, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन जो खाली कुर्सी हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा को हमने बुलाया था। उन्होंने पहले आने को हामी भर दी थी, लेकिन बाद में जब उन्हें मुद्दे के बारे में पता चला तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसलिए खाली कुर्सी आपको यूं ही दिखाई देगी। समाजवादी पार्टी का पक्ष जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच राजीव त्यागी, आपसे मेरा ये सवाल है और सीधा सा सवाल यही, क्या अखिलेश सरकार को अब यूपी में बने रहने का हक है? देखिए चित्रा जी, निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा और नैतिकता के आधार पर उन्हें बहुत सारे निर्णय लेने पड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में आप जो राजनीतिक व्यवस्था उसके बारे में थोड़ा अगर आप जान लें तो बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए में से करीब 189 एमएलए, 189 एमएलए पे क्रिमिनल केसेज हैं, जो कि 47% विधानसभा का होता है। जिस प्रदेश में आपके विधायकों के ऊपर करीब 50% विधायकों पे क्रिमिनल केस हो, उनसे उस प्रदेश में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर होगी? जब कानून बनाने वाले कानून तोड़ने वाले होंगे तो आप उनसे किस व्यवस्था की उम्मीद कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, जो औरतों के प्रति क्राइम हो रहा है या वैसा क्राइम हो रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की वजह से कोई भी उद्योगपति यहां आना नहीं चाहता। कोई रोजगार के साधन नहीं है लोगों के लिए। रोजगार के साधन ना होने की वजह से आर्थिक पिछड़ापन है। आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से लोग बाग क्राइम की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, जो कि बहुत चिंता का विषय है। और विगत 2010 में तो उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में क्राइम के मामले में टॉप किया था। जो उत्तर प्रदेश 89 से पहले टॉप किया करता था इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, जीडीपी के मामले। जी, बीएसपी की सरकार थी। हाँ, बिल्कुल बीएसपी की सरकार थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये देखिए 2010 में टॉप किया था और उस टॉप को जो मेंटेन किए हुए उत्तर प्रदेश कंटिन्यूअस। और प्रत्येक 5 साल के अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो करीब 2400 के आसपास का आंकड़ा आता है जो रेप के मुकदमे हैं उत्तर प्रदेश में जो दर्ज होते हैं महिलाओं के विरुद्ध। तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और इस चिंता का विषय इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के साधन न होने की वजह से। चलिए, बहुत सारी बातें आपने गिनाई हैं और इसके साथ शिवा से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, इस वजह से क्राइम के केसेस इतने ज्यादा हैं? लेकिन उसके पहले
हमारे साथ मैं आती हूं, अनिल जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जैन जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर काबू नहीं कर पा रही है यूपी की कानून व्यवस्था को, तो केंद्र की क्या जिम्मेदारी बनती है और बीजेपी की क्या मांग है? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार को सारी देश, जैसे राजीव जी ने कहा, सब पार्टी के लोग ये अभी आगाह कर रहे हैं कि आप लोग ठीक प्रकार से कानून की व्यवस्था बनाए रखें। जिस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान आदरणीय मुलायम सिंह जी के और वहां के मुख्यमंत्री अखिलेश जी के आए हैं, ये देश में और दुनिया में शायद ऐसा पहली ऐसी मिसाल होगी कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। लोगों को संयत बनाने के, लोगों को आश्वस्त करने के बजाय ये लोग उल्टे सीधे बेतुके बयान दे रहे हैं। कभी मीडिया के बारे में, कभी किसी और के बारे में, कभी लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है, कभी गूगल सर्च करने को मना करते हैं। अगर इस तरह का ये आतताईपन करेंगे तो देश की जनता और केंद्र की सरकार को भी इसके बारे में कोई ना कोई अहम निर्णय लेना पड़ेगा। क्या राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में भी सोचा जा सकता है? नहीं, ये राष्ट्रपति शासन ये बहुत अभी दूर की कौड़ी है। इतनी जल्दी राष्ट्रपति शासन की बात करना वाजिब नहीं है, क्योंकि एक सरकार केंद्र में अभी तुरंत आकर स्थापित हुई है। वो अभी इस तरह की बात करे तो लोग कल को लोग कहेंगे कि बदला ले रहे हैं या घमंड में आ गए। ये अभी कमेंट अपॉन बीएसपी की मुखिया मायावती की ओर से बार बार ये मांग की जाती रही है, इसी वजह से ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। लेकिन राजीव त्यागी जी, नरेंद्र मोदी सत्ता में आए उसके पहले भी हमने देखा था महिलाओं की सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा उनकी ओर से भी बनाया गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए कम से कम कुछ प्राथमिकताएं उनको तय करनी चाहिए महिलाओं को लेकर, ताकि वो सुरक्षित हो सके? चित्रा जी, मैं आपकी विद्वता का कायल हो गया कि निश्चित रूप से आप बिल्कुल बेबाक टिप्पणी करती हैं जब बैठती हैं आप एंकर के रोल में। मैं आपसे कहना चाहूंगा और जैन साहब से पूछना चाहूंगा कि ठीक है, महंगाई आप बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकती केंद्र सरकार, महंगाई के लिए हम टाइम देने को तैयार हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के प्रति तो गंभीर हो सकती है केंद्र सरकार। क्या मोदी जी नहीं कहते थे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के केंद्र सरकार गंभीर नहीं अपने चुनाव प्रचार के दौरान? क्या सुशासन में महिलाओं की सुरक्षा को तैयार हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के प्रति तो गंभीर हो सकती है केंद्र सरकार? क्या मोदी जी नहीं कहते थे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के केंद्र सरकार गंभीर नहीं अपने चुनाव प्रचार के दौरान? क्या सुशासन में महिलाओं की सुरक्षा नहीं आती है? क्या सुशासन में महिलाओं के प्रति जो बलात्कार हो रहे हैं उनको रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है? क्या केंद्र सरकार को उसके लिए कड़े और कठोर प्रावधान नहीं करने चाहिए? तो मेरा कहना यह है कि मोदी जी की चुप्पी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहती है और मुझे सालती है आज मोदी जी की चुप्पी, कि मोदी जी को बाहर निकल के आना चाहिए और कहना चाहिए कि पूरे देश में, मैं चलिए उत्तर प्रदेश भी छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश जो रेप के मामले में टॉप पे है, जहां बीजेपी की सरकार है, उसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे निश्चित रूप से बीजेपी के 100 दिनों की जो एजेंडा है उसमें सुशासन के नाम पे उनके पास क्या है, वो क्या ब्लूप्रिंट है, जरा बताएंगे मुझे? बिल्कुल, और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र में आ जाता है। टॉप पर है, सबको टॉप पर रख देंगे क्या? महाराष्ट्र में आता है, मैं स्वीकार करता हूं। डॉक्टर अनिल जैन, लेकिन इस बात में तो सच्चाई है ना, महिलाओं की सुरक्षा की बात आपकी सरकार ने कही थी सत्ता में आने के पहले, आपके नेता हर जगह इस बात को जोर जोर से बोलते थे। अब कम से कम कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से और राजीव जी की बात से मैं मानता हूं कि हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने महिला की सुरक्षा को बहुत बड़ी प्राथमिकता दी थी और देंगे। लेकिन आज उन्होंने अभी शपथ ली है सांसद के रूप में। थोड़ा इतना जो ब्रीदिंग टाइम है, क्योंकि ये सीधे केंद्र सरकार का मामला नहीं है। अभी ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ये प्रदेश सरकार का मामला है। फेडरल स्ट्रक्चर को रखते हुए, फेडरल स्ट्रक्चर की सैंक्टिटी को मेंटेन करते हुए इस बारे में केंद्र सरकार क्या उपाय कर सकती है और कितनी जल्दी करना चाहिए, इस बात को भी सोचने की आवश्यकता है। अभी इस बात पर एकदम मोदी जी के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर ये राजीव त्यागी उंगली उठाए, इनको ये बात शोभा नहीं देता। लेकिन राज्य सरकार अगर महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है, तो केंद्र की जिम्मेदारी क्या बनती है? सवाल तो सीधा सा है ना। या फिर हम इंतजार करें कि हर रोज अभी 40 घटना सामने आई है, सरकार सोचेगी। लेकिन अभी गंभीर हो सकती है। चित्रा जी नहीं, बिल्कुल सरकार तो सब विषय पर गंभीर है, महिला के विषय पर अति गंभीर होने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी,
और कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी इस विषय पर तुरंत प्रोएक्टिव स्टेप केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाना वाजिब नहीं है। चलिए, आपका लगता है कि अभी केंद्र सरकार को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। रविदास मेहरोत्रा इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रविदास जी, सीधा सा सवाल आपसे मेरा यही है, उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश सरकार को अब बर्दाश्त क्यों करे, जब अखिलेश की सरकार कानून व्यवस्था को संभाल पाने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है? देखिए, लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था का राज कायम हो जी। मुख्यमंत्री जी औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जो अधिकारी दोषी हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के जो डीएम हैं, जो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाने का काम हो रहा है। अब जो है, कल भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कई स्थानों के ऊपर औचक निरीक्षण करने का काम किया और एक डीएम को हटाने का काम किया। तो लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम करने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और जो भी दोषी हैं, चाहे वो पुलिस का सिपाही हो और चाहे होम सेक्रेटरी हो, उस पर कार्रवाई हो रही है। बलात्कार के जो दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार करके उनको न्याय मिले, ये हम लोग प्रयास करने का काम कर रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा जी, कई बातें आपने कही हैं, अब मेरी बात सुन लीजिए। जब औचक निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश निकलते हैं तो लोगों को घर में बंद कर दिया जाता है, अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है ताकि लोगों की बात सीधे मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सके। और औचक निरीक्षण से क्या अपराध रुकेगा? कुछ ऐसा काम कीजिए ताकि कम से कम महिलाएं, बेटियां खुद को कहें कि नहीं, अखिलेश राज में हम पूरी तरह से सुरक्षित थे। एक के बाद एक मामले सामने आते हुए चले जा रहे हैं और अखिलेश यादव मीडिया को नसीहत देने लगे हैं कि मीडिया अपना काम करे। ये बात तो कहीं से भी जायज नहीं लगती है। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि जनता हम लोगों से मिले। बौखलाहट क्यों दिखा रहे हैं आपके मुख्यमंत्री? सुन करके उस पर कार्रवाई हो। अगर प्रशासनिक अधिकारी कोई दबाव बना करके जनता को बंद करने की अगर कोई कार्रवाई करी गई है तो उसकी भी जो दोषी लोग होंगे उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने चाहा था कि जो भी जनता पीड़ित है वो उनसे मिलने के लिए आए। अगर अधिकारियों ने उन जनता को रोकने की कोई कार्रवाई करी होगी तो फिर दिक्कत ही कहां होगी? मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर पीड़ित है वो सीधे मुझसे मिले, वो सबके लिए तो उपलब्ध हो नहीं पाते हैं, उसके लिए भी कितनी लंबी प्रक्रिया होती है, बीच में ही लोगों को जुबान को दबा दिया जाता है। और एक और चीज है, अखिलेश यादव के बयान को थोड़ा हम किनारे करें। मोहसिन खान आपके मंत्री हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि इतने बड़े राज्य में इस तरह की घटनाएं सामान्य हैं। अपने मंत्रियों की कम से कम इस तरह की बदजुबानी पर आप लोग लगाम तो लगाइए ताकि लोगों के जख्मों पर और ज्यादा मिर्च न छिड़के। देखिए, मंत्री जी के इस बयान से हम सहमत नहीं हैं जी। हम लोगों की जिम्मेदारी है, अगर कहीं कोई घटना ऐसी होती है तो उन घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए। जो उस घटना के दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, उनको दंड मिले। और हम ये चाहते हैं कि दंड ऐसा मिले कि उस दंड को देख करके फिर हमारी बहन और बेटी के साथ कोई दुराचार करने का या दुस्साहस करने का हिम्मत नहीं कर पाए। राजीव त्यागी जी, क्या जितनी बातें कही गई हैं इनकी ओर से आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सक्रिय है महिलाओं को सुरक्षा देने में? देखिए, रविदास जी बहुत बेहतर इंसान है। इनके बारे में एक बात कह देता हूं कि हमारी बेबसी की इंतहा है, जालिम की हिमायत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से रविदास जी, आपको ये समझना होगा कि आपका जो डीएनए समाजवादी पार्टी का, वो महिला आरक्षण विधेयक पे विरोध कर चुका है पूरे पार्लियामेंट में कि हम महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं होने देंगे। इसका मतलब यह है कि आप महिलाओं के अगेंस्ट हैं टोटली। जब आप महिलाओं के अगेंस्ट हैं तो आप कैसे रेप की वारदात रोक सकते हैं? मेरा तो कहना यह है कि ऐसा नहीं, मैं आपसे अपील नहीं करता, मैं अपील नहीं करता अखिलेश यादव जी से, लेकिन मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं डिंपल यादव जी से कि डिंपल यादव जी कृपया बाहर आइए और अखिलेश जी को समझाइए कि अखिलेश जी महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों को, महिलाओं का हो रहा शोषण को रोकने का काम पत्रकारों ने पूछा, कम से कम डिंपल यादव से उम्मीद जरूर थी। एक क्लोजिंग कॉमेंट अनिल जैन आपसे। नहीं, देखिए, मैं राजीव जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि समाजवादी पार्टी का डीएनए गुंडागर्दी का है और समाजवादी पार्टी का डीएनए महिला विरोधी है। इन्होंने हर स्तर पर महिला आगे न बढ़े इसका काम किए। चाहे इस विषय पर डिंपल यादव को अपने परिवार के और अपने पति के
कुछ न कुछ समझाने का काम करना चाहिए, नहीं तो जनता के सामने आने का काम करना चाहिए। महिलाओं की प्रतिनिधि बनकर इस प्रदेश को कम से कम बचाने का काम करें। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की छवि बन रही है, सारे देश की छवि सारी दुनिया में खराब हो रही है। अगर ऐसा ही रहा तो उत्तर प्रदेश की जनता भी निकल पड़ेगी और इनको सरकार से और राज्य से तो हाथ धोना ही पड़ेगा। अब निकलने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस तरह की चुप्पी अगर जनता की रहेगी तो शायद हमारी सरकारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगा और वही स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है समूचे उत्तर प्रदेश में। उम्मीद अखिलेश यादव से यही है कि कम से कम अब उनकी नींव टूटेगी और महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में वो कोई सुनिश्चित उपाय कर पाएंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीच बहस में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है।